ये जो वाक़या है ये अब से तकरीबन 22 या 23 साल पहले पेश आया था। हम लोग उस वक्त ओल्ड लाहौर में रहा करते थे और हमारा जो घर था वो बेसिकली ग्राउंड प्लस 2 था। हमारी ज़रूरत के मुताबिक वो जो घर था वो एक बड़ा घर था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि जो नीचे का हिस्सा है, ख़ास तौर पे जो ग्राउंड फ्लोर है, क्यों ना उसको किराए पे दे दिया जाए। क्योंकि अगर हम उसको किराए पे दे देंगे, एक तो हमारी आमदनी में इजाफा हो जाएगा, दूसरा ये कि जो भी खर्चे वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। खैर, हम लोगों का प्लान ये था कि कोई अच्छी फैमिली, साफ़ सुथरी फैमिली या कम लोगों की फैमिली को किराए पे दिया जाए। और ऐसे ही हुआ कि 1 महीने के बाद एक मियाँ बीवी हमें मिले, जो कि ना सिर्फ किराया मुनासिब दे रहे थे बल्कि बज़ाहिर देखने से किसी साफ़ सुथरी अच्छी फैमिली के लोग लगा करते थे। बहरहाल हम लोगों ने उस घर को किराए पे दिया और किराए पे देने के बाद जैसे डेली रूटीन होती है वैसे ही सब कुछ गुजरने लगा। अब 2-4 दिन 5 दिन जब गुजरे तो जो हमारे टेनेंट थे वो एक दिन हमारे पास आए और मेरे पास आके वो कहने लगे कि जो घर है जहाँ पे हम लोग रहा करते हैं, यहाँ पे कुछ अजीब तरीके की बातें हैं जो मुझे और मेरी बीवी को महसूस हुआ करती हैं। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह की बातें हैं, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। तो कहने लगे कि जैसे कल रात, यानी जो रात उससे पहले गुजरी थी, रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मैं और मेरी बीवी बेड पे मौजूद थे और शायद टीवी वगैरह देख रहे थे। तो एकदम से जो हमारा गुस्ल खाना है वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि बाकायदा किसी ने उस दरवाजे को खोला है, और ना सिर्फ दरवाजे को खोला है बल्कि अंदर जाके दरवाजे को लॉक कर दिया है। अब पहले तो हम समझे कि शायद आप लोग के घर वालों में से या ऊपर वालों में से कोई नीचे आ गया है, लेकिन जब हमने वहाँ पे देखा तो इत्तेफाक से जो गुस्ल खाना था वहाँ की लाइट भी बंद थी, लेकिन बाकायदा महसूस हो रहा था जैसे अंदर किसी ने टैप खोला हुआ है, और ना सिर्फ टैप खोला हुआ है बल्कि पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। अब जब हमें पानी गिरने की बिल्कुल वाज़ेह आवाज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और जाके देखता हूँ बिलाखिर कौन है जिसने अंदर जाके लाइट बंद कर ली है। अब जैसे ही मैं उठा और उठ के आहिस्ता आहिस्ता करके गुस्ल खाने की तरफ बढ़ने लगा तो बाकायदा लग रहा था जैसे कोई अंदर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है, पानी अपने ऊपर डाल रहा है, जैसे कि आमतौर पे लोग नहाया करते हैं। अब जब मैं गुस्ल खाने के गेट पे पहुंचा और मैंने उसको खोलने के लिए कोशिश शुरू की तो बज़ाहिर ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया है। अब मैंने पहले धक्का दिया, उसके बाद जब मैंने जोर लगा के जैसे तैसे दरवाजे को खोला, या आप कह सकते हैं कि मेरे जोर लगाने पे जब दरवाजे की कुंडी टूटी और दरवाज़ा खुला तो सामने चारों तरफ पानी बिखरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई गुस्ल खाने से न सिर्फ बाहर निकला है बल्कि अभी कुछ देर पहले उसने इस गुस्ल खाने को नहाने के लिए इस्तेमाल किया है। अजीब बात यह थी कि अंदर लाइट भी बंद थी, कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। अब जब मैंने उसकी ये बात सुनी, जो कि बज़ाहिर जिस तरह से वो बता रहा था सच्ची और सुथरी बात लग रही थी, तो मैंने उसको कहा कि आप परेशान ना हो, अगर आपको दोबारा से इस तरह की कोई बात महसूस हो तो फिर मुझे बताइएगा, मैं किसी न किसी को लेके आऊँगा और दिखाऊँगा। अब मेरे इस तरह बहाना बनाने पे या इस तरह बात करने पे ये जो बात थी वो आई गई हो गई। इसी तरह 2 या 4 दिन मज़ीद गुजरे। 2-4 दिन के बाद जब इत्तेफाक से मेरी उसी टेनेंट से दोबारा से मुलाकात हुई तो कहने लगा कि अभी पिछली रात, यानी उससे पहले जो रात गुजरी थी, उस रात में भी उसके साथ एक वाकया पेश आया है। वो कहने लगा कि रात के 10:30-11 बजे का टाइम था। इत्तेफाक से मैं किसी काम से बाहर निकला हुआ था। मेरी जो वाइफ थी वो घर में अकेली मौजूद थी और शायद वो टीवी वगैरह देख रही थी, यानी कि वो बेड के ऊपर बैठी हुई थी।
मेरी वाइफ बताती है कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि ये जो कमरे के बाहर का हिस्सा है, यानी कि जहाँ पे गैलरी मौजूद है, उस तरफ से किसी के चलने की या दौड़ने की आवाज आने लगी। ये जो आवाज थी ये इस कदर वाज़ेह आवाज थी कि क्लियरली पता चल रहा था कि कोई ना कोई है जो बाहर दौड़ रहा है या फिर एक जगह से दूसरी जगह चलता चला जा रहा है। अब शुरू शुरू में चलने की या दौड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर अब बाकायदा लगने लगा जैसे जैसे कोई बाहर की तरफ या गैलरी की तरफ कदम रख रहा है, वैसे वैसे पायल की या घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ देर तक तो बस ये लगता रहा कि जो भी है वो गैलरी की तरफ मौजूद है और वो वहीं पे ही मुसलसल वॉक कर रहा है। लेकिन बात जब खराब हुई, जब बाकायदा लगने लगा कि अब जो भी है वो गैलरी से चलता हुआ सीधा मेरी तरफ या मेरे कमरे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, और जैसे जैसे वो जमीन पे कदम रख रहा है वैसे वैसे पायल की आवाज सुनाई दे रही है। हैरानी की बात ये थी कि कोई मुसलसल चलता हुआ मेरी वाइफ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ना ही वो वजूद नजर आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। बस एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रहा है और पायल और घुंघरुओं के साथ साथ किसी के सांसें लेने की भी आवाज सुनाई दे रही है। एक अजीब खौफ था जो ना सिर्फ मेरी बेगम के ऊपर तारी था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहने के बावजूद भी न हिल पा रही है, न कुछ बोल पा रही है। उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र कि इसी दौरानिये में ही इत्तेफाक से जब मैं घर के अंदर आया तो मैंने अपनी बीवी को खौफ के आलम में बेड के ऊपर बैठे हुए देखा। इसी तरह कुछ मजीद दिन गुजरे और इत्तेफाक से जो मेरे टेनेंट थे उनकी वाइफ अपने मैके गई हुई थी। अब ये जो हमारे किराएदार थे ये घर के अंदर अकेले मौजूद थे और इनकी आदत थी कि रात के औकात में ख़ास तौर पे 9 या 10 बजे तक ये कोई ना कोई किताब रीड किया करते थे। तो वैसे ही ये बैठे हुए थे, यानी कि गैलरी के सामने मौजूद थे, इनके हाथ में किताब मौजूद थी और ये मुसलसल उसका मुताला कर रहे थे। ये बताते हैं कि देखते ही देखते एकदम से ना जाने कब मेरी आंख लगी और मैं नींद के समंदर में उतरता चला गया। मेरी कुछ अजीब कैफियत थी, या तो मैं नींद में था या मैं मुकम्मल तौर पे गुनूदगी में था। मेरे जो करीबो जवार में जो कुछ हो रहा था या जो कुछ आवाज़ें आ रही थी वो मुसलसल मुझे महसूस हो रही थी। हाँ, लेकिन मेरी जो आंखें थीं वो मुकम्मल तौर पे बंद थीं। शायद मैं नींद में मुकम्मल तौर पे डूबने ही वाला था कि एकदम से मेरे कानों पे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही मेरे कान में पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे करीबो जवार में, यानी जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, कोई ना कोई मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। एक अजीब सी कैफियत थी। मैं चाहता था कि मैं आंखें खोलूं, अपने करीबो जवार का जायजा लूं, मैं देखूं कि आखिर कौन है जो मेरे करीबो जवार में मौजूद है और कौन है जो मेरे गिर्द मुसलसल गोल गोल चक्कर लगा रहा है। खैर, एकदम से जब मेरी आंख खुली और मैंने अपनी आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे, यानी जहां पे मेरा सर है, उस सर के पीछे की तरफ एक औरत है जो बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर अपना मुंह रखे हुए है। यानी उसका जो मुंह था मेरे मुंह के या मेरे सर के बिल्कुल ऊपर की तरफ था, और उसके जो गंदे संदे बाल थे वो बाकायदा ना सिर्फ मेरे कंधों पे पड़े हुए थे बल्कि एक अजीब सी बदबू थी जो उसके वजूद से मुसलसल ना सिर्फ निकल रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी गोश्त के जलने की या इस तरह की स्मेल है जो इस औरत के पास से आ रही है। इस औरत की जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सा खौफ तारी है। उसकी जो नाक थी वो बहुत ही लंबी, बहुत ही पतली नाक थी और इसके साथ साथ जो उसके होंठ थे
ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो होंठ हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, या फिर शायद उसके जो होंठ हैं वो मुकम्मल तौर पे सूजे हुए हैं। इस मखलूक को अपने सामने देखने पे मैं तो बहुत बुरी तरह डर ही चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो भी मखलूक है मेरे आंखें खोलने पे या मेरे होश में आने पे खुद भी थोड़ी सी परेशान लग रही है। बहरहाल जैसे ही मैंने उसको देखा तो एकदम से मैं पीछे हटा और चेयर से खड़ा होके उसकी तरफ देखने लगा। अब जैसे ही मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये जो भी मखलूक है कम से कम ये इंसान नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र, मैंने जैसे ही आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते ये जो भी मखलूक थी ये ना सिर्फ कमरे से बाहर निकली बल्कि गैलरी की तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो गई। अब ये जो वाकया हमारे टेनेंट ने हमें सुनाया था, यकीनन ये बहुत ही खौफनाक वाकया था, और अगर उनकी जगह मैं भी मौजूद होता तो मैं भी पूरी कोशिश करता कि उस घर में रहने से परहेज करूं। ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद ये जो टेनेंट थे इन्होंने चुपचाप अपना सामान पैक किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि जो भी हमारे पैसे बनते हैं वो काटने के बाद वापस कर दें। मुझे अंदाजा था कि ये जो टेनेंट हैं वाकई में सच कह रहे हैं, लिहाजा मैंने भी एक आध महीने का किराया रख के बाकी जो भी इनकी अमाउंट थी इनको वापस कर दी। अब ये जो किराएदार थे ये तो जा रहे थे, लेकिन इसके बाद कौन किराएदार आता और ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पे भला हम कैसे जाते? ये सब सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। मैं अपने तौर पे मुकम्मल तौर पे इरादा कर चुका था कि जो करीबी मस्जिद है या कम से कम कोई जानने वाले जो भी आमिल वगैरह हैं उनसे ना सिर्फ राब्ता करूं बल्कि इनको इस घर को दिखाऊं, उनसे पूछूं कि इस घर के अंदर बिला आखिर क्या मसला मौजूद है। इसी दौरानिये में एक और वाकया मेरे घर में यानी हम लोगों के साथ पेश आया। अब जो मेरी वाइफ थी वो इस घर में यानी कि जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे अकेली मौजूद थी और वो किचन में खाना वगैरह बना रही थी। इत्तेफाक से मैं भी घर में मौजूद नहीं था और जो मेरे बच्चे वगैरह हैं वो बाहर निकले हुए थे। मेरी वाइफ बताती हैं कि जब वो किचन में खड़ी हुई थी तो उनको ऐसा लगा कि जो सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ने ऊपर चलना शुरू किया है। अब जैसे जैसे कोई भी ऊपर आ रहा था तो न सिर्फ उसके आने का एहसास हो रहा था बल्कि मुसलसल उसके कदम रखने की आवाज़ आ रही थी। अब पहले मेरी वाइफ यही समझी कि शायद मैं हूँ या हो सकता है मेरे बच्चे हों जो सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। मेरी वाइफ जबकि सीढ़ियों की तरफ देख रही थी कि एकदम से इनको ऐसा लगा कि इनके बिल्कुल पीछे आके ना कोई सिर्फ खड़ा हो चुका है बल्कि इनके हाथ और पांव को किसी ने जोर से पकड़ लिया है। देखते ही देखते इनका जो जिस्म था वो मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुका था। ये चाहने के बावजूद भी ना हिल पा रही थी, ना ही आगे हो पा रही थी, ना ही पीछे हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से आके इनको ना सिर्फ जकड़ लिया है बल्कि इनके पूरे जिस्म पे, खास तौर पे इनके सीने पे इनको लग रहा था कि जैसे किसी ने पीछे से इनको दबोच रखा है। अब मेरी वाइफ आयतल कुर्सी पढ़ना चाहती थी तो ऐसा लग रहा था इनकी जो जबान है वो इनका साथ नहीं दे रही। तकरीबन 5 या 7 मिनट तक इनको मुसलसल महसूस होता रहा जैसे कोई है जिसने इनको बहुत जोर के साथ पकड़ा हुआ है और बाकायदा किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन फिजिकली या आंखों से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। खैर तकरीबन 5 मिनट के बाद अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे जब इनकी ज़बान से आयतें निकलना शुरू हुई तो एकदम से वो जो ग्रिप थी न सिर्फ लूज होती चली गई बल्कि देखते ही देखते इनका जो जिस्म था वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुका था। बहरहाल उसके बाद जो मेरी वाइफ थी वो जैसे तैसे गिरती पड़ती रोती हुई बिल्कुल नीचे आके गेट से बाहर आके खड़ी हो गई। इत्तेफाक से कुछ देर के बाद मेरे बच्चे और मैं जब वापस आए
तो हम लोगों ने देखा कि जो मेरी वाइफ है वो बाहर खौफ के आलम में खड़ी हुई हैं और उनके पास दुपट्टा भी मौजूद नहीं है। खैर, हमें देखते ही मेरी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने उनको हौसला दिया और अगले ही दिन जो भी इमाम साहब थे उनसे राब्ता किया गया। अगले दिन जब इमाम साहब से राब्ता किया गया तो इमाम साहब ने सबसे पहले नीचे का, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का, फिर सेकंड फ्लोर का और उसके बाद छत का मुकम्मल तौर पे जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने हमसे 1 या 2 दिन का वक्त मांगा। उनका ये ख्याल था कि जिस घर में या जिस जगह हम रह रहे हैं यहाँ पे कुछ अच्छी और कुछ बुरी मखलूक़ात मौजूद हैं। खैर, 2-3 दिन बाद जब इमाम साहब ने अपने तौर पे पढ़ाई की, ये जो भी उनका तरीका होता है उस तरीके से जब इन्होंने हिसाब लगाया तो कहने लगे कि आपका जो घर है, इस घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे यानी नीचे के हिस्से में बाकायदा एक चुड़ैल रहा करती है, जबकि जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे कुछ शरीर जन्नात मौजूद हैं। अगर हो सके तो आप इस घर को तब्दील कर लें, वरना ये जो जन्नात हैं ये ना सिर्फ फिजिकली बल्कि हर तरह से आप लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। हम इस घर में काफ़ी अरसे से रहते चले आए थे। एकदम से इस घर को खाली करना या इसको बेच के किसी और घर में जाना ये तकरीबन नामुमकिन था। बहरहाल हमने इमाम साहब से रिक्वेस्ट की कि कुछ पढ़ाई बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि जो भी मखलूक़ात हैं, ख़ास तौर पे जो चुड़ैल हमारे घर में रहा करती है, उससे हमारी जान छूट सके। इमाम साहब ने कहा कि हम एक कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ना करे इस कोशिश में नाकामी भी हो सकती है, या हो सकता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई जानी नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि आम तौर पे ये जो मखलूक़ात हुआ करती हैं वो इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ा करती। ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे इमाम साहब ने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया या हम सबको पढ़ने के लिए वज़ाइफ वगैरह दिए, तो देखते ही देखते न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी वाइफ की, उसके बाद जो मेरे बच्चे थे, उन सब की एक एक करके तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। शुरू में हमें लग रहा था कि शायद जैसे जैसे हम ये पढ़ते चले जाएंगे तो ग्रेजुअली जो भी तबीयत है वो भी नॉर्मल हो जाएगी और सब कुछ बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन हर आने वाले दिन के साथ साथ ख़ास तौर पे जो मेरी वाइफ थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा फिज़िकल चेंजेस आना शुरू हो चुके थे। उनकी जो बॉडी थी, ख़ास तौर पे जो उनकी लोअर बॉडी थी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पेश आते। अक्सर उनका जो जिस्म था वो सूजा रहता और वो मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइटी का या परेशानी का शिकार रहती। तकरीबन 1 या 2 महीने तक ये सब कुछ चलता रहा और जब मुझे लगने लगा कि अब हमारा इधर रहना या इन लोगों से, इन मखलूक़ात से मुकाबला करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, तो बिलाखिर मैंने किसी दूसरे घर की तलाश शुरू कर दी। अब मेरा प्लान यही था कि मैं इस घर को या तो किराए पे दे दूं या फिर ये जो घर है इसको सेल कर दूं और सेल करने के बाद कोई दूसरा घर ले लूं। लेकिन 6 महीने तक ना हमें कोई घर मिल पाया, ना ही हमारे लिए कोई किराए का इंतज़ाम हो सका। ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र, इसी दौरानिए में मेरी मुलाकात एक ऐसे साहब से हुई जिनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तारीफ सुन रखी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि जब उन्होंने हम लोगों का या हमारे घर में जितने भी अफराद मौजूद थे उन सब का रूहानी इलाज करना शुरू किया, तो देखते ही देखते न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की तबीयत बेहतर होती चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि हमारी तबीयत बेहतर हो रही थी, हम फैसला कर चुके थे कि ये जो जगह है इधर मज़ीद रहना ख़तरे से खाली नहीं है। कल कला को अल्लाह ना करे ये जो इमाम साहब हैं जो इसका इलाज कर रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो दोबारा से जो मखलूक़ात हैं ना सिर्फ हमें तंग करेंगी बल्कि हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। और ऐसे ही हुआ कि जैसे ही हम लोग की तबीयत बेहतर हुई या हम लोग के हालात सही होना शुरू हुए, तो हमने फ़ौरन से जैसे ही हमारा पहला ग्राहक लगा उस घर को ना सिर्फ सेल किया, सेल करने के बाद हमेशा के लिए उस इलाके को, उस पूरे मोहल्ले को खैरबाद कह दिया।